नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्या सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की, और खबर यह है कि कॉटन एक्सपोर्ट पर रोक लग सकती है 2 से 3 महीने के लिए, और स्थायी रोक लगने की संभावना है अगर दाम यहां पर और बढ़ते हैं तो। ये खबर आ रही है, और इस खबर के पीछे का मतलब यह है कि पिछले 1 साल में दोगुने हो गए हैं कॉटन के दाम, बहुत तेजी से बढ़े हैं। इंडस्ट्री ने अपनी चिंता जताई है, उसको देखते हुए यह फैसला हो सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अतुल गनात्रा हैं, प्रेसिडेंट हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। साथ ही हमारे साथ आज मार्केट पर बात करने के लिए अजय गोयल साहब हैं, भाविक पटेल हैं, बीरेन वकील हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गनात्रा जी, पहला सवाल आपसे मेरा यही होगा कि अगर कॉटन के एक्सपोर्ट पर रोक लगती है तो कितनी बड़ी राहत की बात होगी, क्या कॉटन के दाम गिरने शुरू हो जाएंगे? जी, गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, जो आपने बताया वो न्यूज़ हमारे को भी आ रहा है, और अगर ये न्यूज़ सही है तो देखिए 2011 में ये हुआ था कि तभी जो आइस है वो 200 के ऊपर चले गया था, और इंडियन कॉटन 60,000 को टच किया था। और जैसे ही ये कॉटन एक्सपोर्ट और यार्न एक्सपोर्ट पे बैन आया था, तो मुझे याद है कि 15 दिन के अंदर ये 60,000 के भाव है वो 30,000 हो गए थे, मतलब 50% मार्केट निकल गया था। तो अब वेट करना है कि क्या गवर्नमेंट एकदम टोटल एक्सपोर्ट बैन करती है, या 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए बैन करती है, या कुछ मंथली 50,000 बेल अलाउड करेगा एक्सपोर्ट करने का, वो उसकी वेट कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं आया है कि बैन हो गया करके, मगर हम सुन रहे हैं मार्केट से सर। नहीं, बैन की कंफर्मेशन तो अभी नहीं है सर, बातचीत चल रही है, विचार चल रहा है, अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। लेकिन आप जरा एक बात बताएं सर कि हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं सर ईयरली कॉटन का, और इस फैसले के बाद कितनी सप्लाई हमारे यहाँ बढ़ जाएगी? जी देखिए, लास्ट ईयर हमने कॉटन का एक्सपोर्ट 77 लाख बेल्स किया था। अच्छा। और इस साल जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का पूरे साल का एस्टिमेशन है वो 45 लाख बेल्स एक्सपोर्ट होगा, ऐसा अंदाज है। अभी तक करीब करीब 32 से 35 लाख बेल्स का एक्सपोर्ट हुआ है, मगर लास्ट 15 दिन से मुश्किल से 10-20 हजार गांठ का एक्सपोर्ट हुआ है, क्योंकि हमारे जो कॉटन के रेट है आज वो आइस के ऊपर ऑन बोलते हैं हम, ऑन 1500 ऑन है। तो ये 1500 ऑन में आज की तारीख में कोई इंडियन कॉटन कोई कंट्री लेवे ऐसा लगता नहीं है हमारे को, तो एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा है। तो अगर एक्सपोर्ट आगे जाके नहीं होगा तो हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें 10 लाख गांठ बढ़ जाएगी। जी मृत्युंजय जी। तो सर अगर आपके बैलेंस शीट में ये 10 लाख गांठ का स्टॉक बढ़ जाएगा तो उसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर होगा सर कुछ? उसका इम्पैक्ट तो बहुत होगा। एक तो क्या होगा कि अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा तो इंडियन स्पिनिंग मिल वाले हैं, उनको मालूम है कि अगर ये माल अभी बाहर नहीं जाएगा तो जो माल स्टॉक है फार्मर के पास है, स्टॉकिस्ट के पास है, आने वाला माल है, वो अगर हमारे लिए ये तो जो इंडियन मिल्स थोड़ी एग्रेसिव बाइंग करती है वो एकदम स्लो डाउन हो जाएगा, ऐसा लगता है हमें। तो उसका इफेक्ट तो जरूर से डोमेस्टिक मार्केट में, तो एक्सपोर्ट अगर बैन होगा तो कॉटन के रेट गिरने ही गिरने, उसमें कोई डाउट नहीं है जी। लेकिन सर देखिए, मतलब ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक तो इम्पोर्ट ड्यूटी सरकार ने खत्म की, लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ प्राइस पे। आज भी जब ये खबर आ रही है कि ऐसा कुछ होने वाला है, इस पर विचार चल रहा है, तब भी फ्यूचर मार्केट में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। इसके पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ये कैसे हो रहा है कि जब भी ये इम्पोर्ट ड्यूटी निकला तो गवर्नमेंट को और स्पिनिंग मिल एसोसिएशन को सबको ऐसा लगा कि इम्पोर्ट का ड्यूटी निकल जाएगा तो हमारे यहाँ इंडिया में कॉटन के रेट कम हो जाएंगे। मगर कॉटन क्या है, हमारे यहाँ
जो जीनर है, इस पे सब लोग जो भी हैं वो जो बेचना चाहते हैं वो एमसीएक्स को देखते हैं पहले के एमसीएक्स में क्या रेट है। और अभी सबको मालूम है कि एमसीएक्स में ओपन इंटरेस्ट है वो सिर्फ 1 लाख बेल का हार्डली ओपन इंटरेस्ट है। तो इसको तो कोई भी 5,000 10,000 बेल कोई ले लेगा जो बड़ा स्टॉकिस्ट है, तो मार्केट रुक जाता है। तो हमारे यहाँ कोई मार्केट में फर्क नहीं पड़ा। और ये जो स्पिनिंग मिल वाले एसोसिएशन है उन्होंने परसों 2 दिन पहले अहमदाबाद में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम रखा था और टेक्सटाइल मिनिस्टर और सारे आए थे वहाँ पे। तो इन्होंने यही इश्यू लिया था कि साहब अगर कॉटन का रेट कम नहीं होगा तो हमारी स्पिनिंग इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो उन्होंने इस पे चिंता जताई थी और उसके अभी सब रिजल्ट जो आज आया है ये एक्सपोर्ट बैन करने का वो वहीं से आया है। मतलब गुजरात कॉटन स्पिनिंग मिल जो एसोसिएशन है ये गुजरात की लॉबी बड़ी पावरफुल है मृत्युंजय जी। चलिए सर, ये आपने बहुत डिटेल में जानकारी दी है कॉटन को लेकर के। बहुत शुक्रिया गणत्रा जी आपका जुड़ने के लिए, कॉटन पर अपना व्यू अपनी राय देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गेहूं की। और गेहूं में खबर यह है कि जिस तरह से मार्च के महीने से हीट वेव चल रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हमने देखा देश के कई इलाकों में, इससे गेहूं की जो उत्पादकता है और साथ ही जो क्वालिटी है उसके ऊपर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। और पंजाब और हरियाणा जो कि एक बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट है, वहाँ पर मार्च के महीने में जो एक प्री मानसून बारिश होती है वो 99% कम हुई है। और मार्च का महीना पिछले 12 साल में सबसे गर्म महीना रहा है। और मार्च में पारा सामान्य से 6 से 8 डिग्री ज़्यादा और अप्रैल में सामान्य से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर हमने देखा है। तो इसका इम्पैक्ट गेहूं की हार्वेस्टिंग पर पड़ सकता है, इस बात की आशंका जताई जा रही है। और गेहूं की सरकारी खरीद तो कम हो ही रही है। ताज़ा आंकड़ा यह है कि 35% कम खरीद हुई है क्योंकि मंडियों में गेहूं के दाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर है। लिहाजा जो किसान हैं वो सरकारी खरीद केंद्र पर ना जाकर प्राइवेट ट्रेडर को दे रहे हैं जहां पर उनको ज़्यादा भाव मिल रहा है। इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय गोयल साहब हैं शिवाजी रोलर मिल के। आपका बहुत बहुत स्वागत है गोयल साहब। क्या रिपोर्ट आ रही है सर? आप तो गेहूं को बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं। ये जो हीट वेव चला है मार्च और अप्रैल के महीने में, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है क्रॉप के ऊपर? इसकी वजह से देखिए श्रृंखला लेवल जो है वो काफी बढ़ गया है और यील्ड कम हो गई है। तो खास तौर पे 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इधर जो है मुझे लगता है 10 से 15% जो है माल सुखड़ गया है। तो इसकी वजह से यील्ड भी कम होगी, टोटल नेशनल प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। इससे कितनी आशंका दिख रही है सर कम होने की? हाँ जी, कितनी आशंका आपको दिख रही है कम होने की? 10 से 15%। आप समझिए 6-7 मिलियन टन तो कम जो है प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अच्छा, 6 से 7 मिलियन टन कम हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। ओहो, ये आप बड़ी बात बता रहे हैं। अच्छा, एक बात सर आप और बताएं कि एक तो ये प्रोडक्शन की बात हो रही है, क्वालिटी पर भी कोई असर पड़ा है क्या इसका? बिल्कुल, अच्छा गेहूं मिल नहीं रहा है बाजारों में। अच्छा गेहूं का प्रीमियम जो है वो वाइड हो गया है। जो पहले ₹1-1.5 किलो में अच्छा गेहूं मिल जाता था, हाई प्रोटीन लोकवन टाइप, अभी वो उसका फर्क ₹2-2.5 ₹3 तक हो गया है। क्योंकि अच्छा गेहूं भी जो है उसकी पैदा भी कम हुई है। केवल एक ही क्षेत्र है एमपी में जहां पर अच्छी गेहूं पैदा हुई है, बाकी सब क्षेत्रों में जो है सुखड़ी हुई सी गेहूं पैदा हुई है। अभी सर मंडियों में अच्छे गेहूं का भाव क्या है? अच्छा गेहूं जो है 2400-2500 रुपए तक लूज बिक रहा है। मतलब एमएसपी से 500 रुपए ज्यादा? बिल्कुल। ओह, अच्छा एक बात और सर, एमएसपी पर जो गेहूं की खरीद है ताजा आंकड़ों के मुताबिक 35% कम खरीद हुई है। और पंजाब में तो ये कहा जा रहा है कि 15 साल में सबसे कम खरीद हो रही है गेहूं की दाम बढ़ने की वजह से। बिल्कुल ठीक है सर, ये रियलिटी मतलब ये बात ठीक है? बिल्कुल। आज की तारीख में केवल मेरे ख्याल से 14 मिलियन टन प्रोक्योर हुआ है, जबकि सरकार का लक्ष्य कई ऊंचा है। और अगर इस साल जो है अगर 20-22 मिलियन टन भी प्रोक्योर हो जाए तो बड़ी बात रहेगी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है गेहूं के दाम अभी और बढ़ेंगे क्या? मुझे तो लगता है जैसे ये महीना निकल जाएगा और अराइवल घट जाएगी या कम हो जाएगी, जो है बाजारों में जो है वापस खरीद तो रहेगी परमानेंट अगले 8-9 महीने, तो बाजार वापस जो है 10-20% फिर शूट अप करेगा। ओह अच्छा, चलिए बहुत शुक्रिया अजय जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में इस पर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं
और अब हम बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। बीरेन वकील जी हैं हमारे साथ और भाविक पटेल हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत है। बीरेन जी, गोल्ड से शुरुआत करते हैं सर। मार्केट पहले हमने देखा कि गिरावट आई और पिछले एक हफ्ते में करीब करीब 2500 रुपए तक गोल्ड के दाम कम हुए हैं। अभी भी गोल्ड मार्केट कभी कभी करीब करीब 75 रुपए नीचे है, 51,510 का लेवल है। अभी आपको मार्केट का ट्रेंड दिखता क्या है सर? वैसे लिमिटेड रेंज में ही है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, बट फिर भी 51, 200, 250 के आसपास बाई किया जा सकता है, क्योंकि फेड की जो मीटिंग होगी 4 मई को, उसको मार्केट ने थोड़ा फ्रंट रन कर लिया। मीन्स एडवांस में जो मंदी आने वाली थी वो एडवांस में आ गई है, तो एक आध रिकवरी बाउंस आना चाहिए 51,700, 800 तक। ठीक है, तो ये राय आपकी गोल्ड पर है। भाविक जी, आज शाम के लिहाज से कोई ट्रेड आपको गोल्ड में दिख रहा है? क्या करना चाहिए इंट्राडे में? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में आई थिंक जब तक 51,600 या 700 के ऊपर नहीं जाता है तब तक एटलीस्ट गोल्ड में अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स बहुत ही स्ट्रांग है और उसकी वजह से ही गोल्ड के प्राइसेस में प्रेशर आ रहा है। और 3 दिन से भी हमने देखा है कि ऊपर के प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहे, नया लो ही बना रहे हैं। तो आज के दिन अगर 51,700 के ऊपर जाता है तो ही मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा 50 to 100 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 51,500 का। जब तक 700 के ऊपर नहीं जाता तब तक अवॉइड कीजिए। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है नरेंद्र जोशी का। पूछिए नरेंद्र जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। ये चांदी नीचे में महीने 2 महीने में कितना जा सकता है और 70,000 के ऊपर कभी तक जा सकता है? चांदी पर ओवरऑल आउटलुक बीरेन जी आपका क्या है? पहले 70,000 तक भाव गया, फिर गिर गया, अभी मार्केट 65 के आसपास टिका हुआ है। क्या ट्रेंड आपको दिख रहा है सिल्वर में? पिछले 22 महीनों में सिल्वर 7 बार 70,000 हुई, 7 बार 60,000 भी हुई। मीन्स आपको कहाँ से देखना है उस पर ये बात है। बट फिलहाल शॉर्ट टर्म नजरिया मेरा थोड़ा बाई साइड का है। मीन्स 64,800 के आसपास मैं बाइंग प्रेफर करूंगा। 64,200, 300 का स्टॉप लॉस रहेगा और 65,500 का 65,500 का टारगेट रहेगा। 500 का टारगेट, ठीक है। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। चांदी का भाव अभी 65,200 रुपये के आसपास है और इस वक्त मामूली तेज़ी के साथ चांदी में ट्रेड हो रहा है। 233 रुपये चांदी का मार्केट ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं नेक्स्ट कॉलर का। राधेश्याम गुप्ता हैं अलवर से। पूछिए गुप्ता जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार, पूछें। तो मेरे ग्वार गम के ऊपर है, ये 15,000 के करीब आ जाएगा या नहीं है? 15,000 के करीब ग्वारगम। बीरेन जी बताएं सर, 15,000 के करीब ग्वारगम का भाव दिख रहा है आपको? ग्वारगम की करंट वैल्यूएशन मुझे अट्रैक्टिव लग रही है। ग्वार सीड की भी लग रही है, बट मैं पर्टिकुलर गम की तुलना में थोड़ा सीड मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि अगले 2 साल मुझे डेयरी सेक्टर काफ़ी बुलिश लग रहा है। जो स्कैंडिनेवियन कंट्री अपने नॉर्वे, बेल्जियम, वहाँ वर्ल्ड में डेयरी मार्केट, दूध, बटर, वो सब काफ़ी महंगे हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर प्रियवर्त हैं राजस्थान से। पूछिए। हेलो जी जी, सुन रहे हैं आप? हेलो। पूछिए सर, सुन रहा हूँ, आपको आवाज़ आ रही है। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, पूछिए। ये ग्वार और सरसों के बारे में पूछना चाहते हैं साहब। ग्वार और मस्टर्ड के बारे में आप जानना चाहते हैं। भाभी जी बताएं सर, ग्वार पर और मस्टर्ड पर आपका व्यू। देखिए, ग्वार की अगर बात करें तो आई थिंक वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस का ही मिरर इमेज है कि जहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरते हैं तो ग्वार सीड में हम बिकवाली देखने को मिलती है। और 1-2 दिन से अगर थोड़ा क्रूड ऑयल प्राइसेस अपसाइड गया है तो वहां से हमें क्रूड ऑयल के ग्वार सीड भी अप दिख रहा है। बट आई थिंक ग्वार सीड की मे की कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो मुझे अपसाइड थोड़ा अभी भी लिमिटेड लग रहा है। आई थिंक अपसाइड ज्यादा से ज्यादा 640 हो सकता है। और इंट्राडे की अगर बात करें तो 60-80 के करीब अगर आता है तो बाय कर सकते हैं 6200 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 6400 का। या प्रवीण हैं हमारे साथ हिसार से। पूछिए प्रवीण। सर जी सर, करंट रेट में कॉपर पे क्या करना चाहिए? कॉपर में ताजा भाव पर क्या करना चाहिए?
₹93 के आसपास का भाव है और करीब करीब ₹3 की तेज़ी यहाँ पर दिख रही है। हालांकि मेटल को लेकर दो खबरें चीन से हैं और दोनों खबर एक दूसरे के विरोधी खबर हैं, मतलब मार्केट में तेज़ी मंदी के लिहाज से। एक खबर तो ये कि चाइना में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़े हैं, पहले शंघाई में या बीजिंग में, तो उसके बाद डिमांड घटने की आशंका बढ़ गई। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमने देखा भी। दूसरी खबर यह है कि वहाँ पर राहत पैकेज की उम्मीद बढ़ गई है, ये थोड़ा सा सपोर्टिव फैक्टर है। तो बताएं वीरेंद्र जी, क्या किया जाए अभी कॉपर में? आपकी बात सही है। मार्केट डिमांड डिस्ट्रक्शन को भी रीड कर रहा है, साथ ही स्टिमुलस को भी रीड कर रहा है। बट अब थोड़ा डिसेंट करेक्शन आ गया, ऑलरेडी ₹100 डाउन है मार्केट। तो ऐसा लग रहा है कि एक बार बाई साइड का चांस टेम्पररी लेना चाहिए 790 के आसपास। 785 का छोटा सा ₹5 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अप साइड में हम ₹800 की उम्मीद रख सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और शैलेंद्र इस वक्त जुड़े हैं गुजरात से हमारे साथ। पूछिए शैलेंद्र जी। सर, नेचुरल गैस पे आज के दिन इंट्राडे में क्या करना चाहिए? नेचुरल गैस पे इंट्राडे में क्या करना चाहिए? ओके, नेचुरल गैस पे तो खबर भी है कि रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया को सप्लाई रोकने का ऐलान किया है और फोर्स कर रूस की तरफ से किया जा रहा है कि अब रूबल में पेमेंट करें। और पोलैंड जो है अपनी खपत का 50% के आसपास इंपोर्ट करता है रूस से, बुल्गारिया और भी ज़्यादा इंपोर्ट करता है। तो ये नेचुरल गैस को लेकर खबर तो है। बताएं भाविक जी, क्या किया जाए अभी? आपकी बात सही है। अगर नेचुरल गैस देखें तो इट इज चेजिंग द हेडलाइंस के जहाँ पे रशिया ना बोल रहा है कि रूबल्स में ही चाहिए पोलैंड और बेलारूस से, तो वहाँ पे पॉजिटिव है। पर अगर डिमांड के हिसाब से देखें तो अभी थोड़ा समर आने वाला है, तो उसकी वजह से आगे जाके भी यूरोप में जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अपसाइड अभी भी है, बट लिमिटेड रहेगा 560-575 पे। इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से देखें तो आज के दिन का 535 का एक लो बना है, तो 535 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस 542 है और टारगेट रख सकते हैं 552 का। सुल्तान है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए सुल्तान जी। जी सर, कपास कली के भाव काफी घट गए हैं, 3435 से 2800 आ गया है। बीच में बीरेन जी से बात हुई तो उन्होंने बताया था ये साल ज्यादा तेजी नहीं आएगी। तो अभी मुझे जानना है सीजन के एंड तक मैक्सिमम अपसाइड कितना हो सकता है? 3800-4000 हो सकता है एनपीएक्स में? बताइए बीरेन जी, डिटेल में बताइए। इसमें इस भाव पे भी डिमांड रिटेल काउंटर की काफी कमजोर है। साइड की बाजारें सब तेज है, मक्का या चना छिलका सब तेज है, बट ये काउंटर चल नहीं पा रहा है। ये भी फैक्ट है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भाव सस्ता है फिर भी वो लुक्रेटिव लगे, बट फिर भी बाई साइड में मेरा इतना कन्विक्शन नहीं आ रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इस भाव पर भी डिमांड कम है, लिहाजा खरीदना अभी ठीक नहीं होगा। ये फंडामेंटल हैं इसके कॉटन सीड ऑयल केक के। चलिए सूर्यकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए सूर्यकांत जी। कॉटन सीड ऑयल 2600 आएगा क्या? अच्छा, चलिए, तो आपका सवाल भी कॉटन केक पर भी है, कॉटन केक पर ही है। आप कह रहे हैं कि 2600 तक भाव आएगा क्या? बताइए भाभी, ये मुमकिन है क्या 2600 का भाव कॉटन केक में? देखिए, अंडर परफॉर्म तो जरूर से कर रहा है, बट आई थिंक 2600 का प्राइस भी मुझे नहीं लग रहा है इतना ज्यादा करेक्शन आएगा, क्योंकि आई थिंक ओवरऑल बाकी सारे देखिए कमोडिटीज तो चल ही रहे। पता नहीं, जैसे बीरेन जी ने कहा कि डिमांड नहीं आ रही फिर भी, मतलब प्राइसेस कम है फिर भी डिमांड नहीं आ रही, तो इट इज थोड़ा पजलिंग जरूर है। बट मुझे नहीं लग रहा है 2600 के आ सकता है। आई थिंक नीचे ज्यादा से ज्यादा 2700 तक हम देख सकते हैं। आशीष हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। पूछिए आशीष जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। एडिबल ऑयल पर, सोया तेल पर अब क्या होगा सर? इंडोनेशिया ने तो बैन लगा दिया है, तो अब क्या? नहीं, अरे बैन कहाँ लगाया सर? आप जी बिजनेस देखा तो करें। देख तो रहे हैं सर, लेकिन न्यूज तो ऐसे ही आ रहा है सर। नहीं, देखिए, पहले खबर आई कि बैन लगाने का ऐलान किया फ्राइडे को, उसके बाद मंडे को ये खबर आई इंडोनेशिया की तरफ से कि क्रूड पाम तेल और आरवीडी पाम ऑयल पर कोई रोक नहीं रहेगी। मतलब क्रूड पाम तेल का इंपोर्ट इंडिया करता रहेगा, आरवीडी पाम ऑयल का इंपोर्ट करता रहेगा। सिर्फ जो रोक लगाई है वो आरवीडी ओलिन पे लगाई है। तो इसका सर की सोया ऑयल पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या मार्केट पर?
हाँ, अब ये है कि इस घटनाक्रम के बीच सोया तेल का प्राइस क्या होगा ये समझते हैं भाविक जी से। बताइए भाविक जी। देखिए, थोड़ा तो अच्छा है कि इंडोनेशिया ने जो एक्सपोर्ट है उसका वो बैन नहीं करा। अगर हमारी बात हुई थी फ्राइडे को, अगर होता तो वैसे भी आई थिंक 3 to 5% के प्राइसेस अपसाइड हो सकता है। बट अभी भी अगर देखें ओवरऑल तो इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ी हुई है, अभी भी सप्लाई कंस्ट्रेंट तो ज़रूर से है, और हम 70% से 60% इंडोनेशिया से लेते हैं, बाकी 30-40 मलेशिया से। तो मुझे अभी भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें और प्राइसेस अपसाइड दिख सकते हैं। सोया रिफाइंड की बात करें तो 16-13 अभी स्पॉट प्राइसेस है, तो वो कहीं ना कहीं 1700 तक हम देख सकते हैं अपसाइड में। ठीक है, राजेश हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए राजेश जी। जी सर, वीरेन जी वकील साहब से सवाल था सर। हाँ, अच्छा, सर धनिये में 10,000 का रेट आ सकता है क्या? धनिये में 10,000 का रेट, 12,320 का रेट है अभी। बताइए बीरेन जी, गिरावट मुमकिन है क्या कोरिएंडर में? यहाँ सेंटिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और फिजिकल डिमांड भी अब तक तो स्ट्रॉन्ग रही है। फिलहाल ये प्राइस नहीं आ सकता, ऐसा नहीं लग रहा मुझे। बट एक बार मॉनसून आ जाए, रेन आ जाए, उसके बाद इसका जो सेंटिमेंट है वो कूल डाउन हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, भाविक जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में सवालों के जवाब देने के लिए, बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।